अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अलमास अफजल। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हम बात करने वाले हैं CS6 19 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की दूसरी असाइनमेंट के बारे में, विच इज़ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। और एक प्रोजेक्ट है जिसका एसआरएस अल्हम्दुलिल्लाह चेक हो चुका है, बट बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी तक पेंडिंग हैं। तो अगर आपके प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ तो इसमें परेशान होने वाली या घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके रिज़ल्ट्स जल्दी अपडेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो लेट रिज़ल्ट अपडेट करते हैं। मतलब ये सिर्फ आपके सुपरवाइज़र पे डिपेंड करता है कि वो कब आपके असाइनमेंट को चेक करते हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो फिर भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह 1 जुलाई तक आपका जो एसआरएस डॉक्यूमेंट है वो चेक हो जाएगा। तो आज हम बात करेंगे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के बारे में कि इसमें आपने ईच एंड एवरीथिंग किस तरह से बनानी है। इसमें जितना भी टेबल ऑफ कंटेंट है, हर पार्ट पे मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी, तमाम मेथड भी बताऊंगी, ट्यूटोरियल भी बताऊंगी और हर डायग्राम के बारे में बताऊंगी कि आपने किस तरह से डायग्राम्स बनानी है, कहाँ पे बनानी है, कौन से टूल यूज़ होंगे, करेक्ट फॉर्मेट क्या है, सुपरवाइज़र को किस तरह का काम अच्छा लगता है। ये तमाम चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। सो वीडियो को एंड तक क्लास में देखें क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली असाइनमेंट्स की वीडियोस आपको मेरे चैनल पर टाइमली मिल सकें। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात ये करने वाले हैं कि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को आप ChatGPT या फिर गूगल जेमिनी की हेल्प से किस तरह बना सकते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना प्रोजेक्ट खुद बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए क्या तरीकाकार होगा, वो किस तरह से बनाएंगे, ये वीडियो स्पेशली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। इसके अलावा अगर आप अपना प्रोजेक्ट पेड पे बनवाना चाहते हैं, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट पेड पे बनवाना चाहते हैं या कंप्लीट प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं, साथ में वाइवा की तैयारी भी करना चाहते हैं और अपने प्रोजेक्ट में A+ ग्रेड लेना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह रीज़नेबल प्राइस में आपको अच्छी क्वालिटी में प्रोफेशनल वर्क प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले आपके पास आपके प्रोजेक्ट की फ़ाइल का होना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट की फ़ाइल आपको कहाँ से मिलेगी? जिधर आपके प्रोजेक्ट का नेम लिखा होगा, टाइटल लिखा होगा, उसके सामने आपको डाउनलोड फ़ाइल का बटन मिलेगा। जैसे आप डाउनलोड फ़ाइल के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फ़ाइल डाउनलोड होके आ जाएगी जो कि आपके प्रोजेक्ट की फ़ाइल होती है। उस फ़ाइल को आपने ओपन कर लेना है। उसके बाद सेकंड चीज़ है कि आपने जो एसआरएस डॉक्यूमेंट अपलोड किया होगा ना, आपने उसे यहाँ से डाउनलोड कर लेना। वो फ़ाइल भी आपके पास होनी चाहिए। अगर ऑलरेडी आपके लैपटॉप में या पीसी में अवेलेबल है तो ठीक है, फिर आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का जो टेम्पलेट है वो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट भी आ जाएगा। आपने वही टेम्पलेट यूज़ करना है जो यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड करती है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपने, यानी कि 3 जो फाइल्स हैं वो आपने ओपन कर लेनी है। ये कुछ इस तरह से शो होंगी। सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट की फ़ाइल आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो आपने एसआरएस बनाया था वो फ़ाइल आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट भी आपके पास ओपन होना चाहिए। मतलब कि 3 फाइल्स हैं जो आपने ओपन कर लेनी है। अब यहाँ पे बात क्या करेंगे हम, सबसे पहले डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के बारे में कि अब यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नेम लिख लेना जिस तरह आपने एसआरएस में किया था। उसके बाद यहाँ पे अपनी डिटेल्स लिखनी है, ग्रुप आईडी लिखनी है, सुपरवाइज़र का नेम लिखना है। मतलब कि यहाँ तक तो वही चीज़ें हैं जो आपने अपने एसआरएस में लिखी थी, वही चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि सेम काम है। उसके बाद यहाँ पे करंट डेट भी आपने वही लिखनी है, जिस डेट को आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, स्टार्ट किया है, वो डेट आप यहाँ पे लिख सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपने अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन लिखना है थोड़ा सा। उसके साथ आपने इसे डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन लिखना है कि आप इसमें क्या चीज़ें ऐड कर रहे हैं। उसके बाद अथर के कॉलम में आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है। अगर आप ग्रुपिंग में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट मिलके एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो दोनों की यहाँ पे आईडीज़ लगेंगी। ठीक है, यहाँ तक तो वही चीज़ें हैं जो आपने एसआरएस में की हैं। अब यहाँ से हमारा मेन काम स्टार्ट हो रहा है, टेबल ऑफ कंटेंट, यानी कि आप इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या चीज़ें ऐड करने वाले हैं और किस तरह से करनी है। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे आपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन लिखना है, अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन नहीं लिखना। ठीक है, मतलब कि पहला जो पार्ट है इसमें आपकी इस फाइल का कोई भी लिंक नहीं है, इसमें से आपने कुछ भी नहीं लेना। इसके लिए आपने जो भी काम करना है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अंदर रह के करना है। अब यहाँ पे आपने तवज्जो के साथ पढ़ना है कि आपसे डिमांड किस चीज़ की जा रही है। आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे डिटेल में लिखें कि आप इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट यू हैव इंक्लूडेड, या आपने क्या इसमें इंक्लूड किया है। तो ये हमें टेबल ऑफ कंटेंट से पता चलता है कि इसमें हमने ERD ऐड करनी है। उसके अलावा इसमें सीक्वेंस डायग्राम्स हैं, आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, इसके अलावा क्लास डायग्राम है, डेटाबेस डिज़ाइन है, इंटरफेस डिज़ाइन है और टेस्ट केसेस हैं। मतलब कि ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में ऐड करने वाले हैं और यही हमसे पूछा गया है कि आप इसमें क्या चीज़ें ऐड करने वाले हैं। इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू हमने लिख देना है।
इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आल्सो राइट अबाउट द बेनिफिट्स एंड द पर्पस ऑफ दिस फेज़, यानी कि आप जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट का ये जो फेज़ चल रहा है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसका पर्पस क्या है, या फिर आप डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को क्यों बना रहे हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे लिखनी है और ये आपने पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखनी है। और ये आप किस तरह से लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इतना सा कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये आप कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद सिंपली आप चैट जीपीटी ओपन कर लेंगे, ठीक है। अब चैट जीपीटी का ना कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो ये वाकई में बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। मतलब अगर आपको इसमें पिक्चर्स वगैरह अपलोड करेंगे तो इसकी लिमिट ख़त्म हो जाती है, बाद में आपको न्यू चैट स्टार्ट करनी पड़ती है, यानी कि जितना भी काम है वो स्टार्ट से करना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगी कि आपने लिमिट के अंदर रह के अपने डॉक्यूमेंट को किस तरह से कंप्लीट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो पहला पार्ट है उसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने जो कॉपी वहाँ से किया था आपने वो पेस्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। इसको पेस्ट करने के बाद आपने क्या करना है कि व्हाट यू हैव इंक्लूडेड, यहाँ पे जो इंक्लूडेड लिखा है ना, इंक्लूडेड के आगे आके आपने ब्रैकेट लगानी है। ब्रैकेट के बाद यहाँ पे आपके पास जो इसका टेबल ऑफ कंटेंट है, मतलब कि इतना सा ये वाला, ठीक है। आपने ER से लेके टेस्ट केसेस तक कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोबारा चैट जीपीटी पे आएंगे, इस ब्रैकेट के अंदर से पेस्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब ये आपने इतना सा लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक छोटी सी प्रॉम्प्ट दे देनी है। तो यहाँ पे ये वाला सिर्फ आपने इतना सा प्रॉम्प्ट लिखना है कि प्रोवाइड इन पैराग्राफ फॉर्मेट, ठीक है। जब आप इतना सा लिखेंगे ना, जैसे ही आप एंट्री के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको एक पैराग्राफ फॉर्मेट में इसका सारे का सारा जो इंट्रोडक्शन है वो दे देगा। इसमें आपके प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन नहीं है, ये सिर्फ इस डॉक्यूमेंट का इंट्रोडक्शन दे रहा है जो आपने बनाना। तो ये आपके पास कितना उसने नीट एंड क्लीन आपको प्रोवाइड कर दिया, लेकिन आप सेम एज इट इज़ डायरेक्ट इसे कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। पहले आप इसकी वर्डिंग चेंज करेंगे, या इसे आप अपनी वर्डिंग में लिख लें या इसे रिफ्रेश कर लें। काफ़ी टूल्स अवेलेबल हैं जो वर्डिंग चेंज करते हैं, तो आप इसकी वर्डिंग चेंज कर लें। लेकिन मेथड मैं आपको बता रही हूँ कि आपने ये वाला यूज़ करना है, ठीक है। आपको इतना सा पैराग्राफ मिल जाएगा और ये देख सकते हैं आप कि इसमें वो सारी चीज़ें ऐड हैं जो आपके इस डॉक्यूमेंट में थी, यानी कि जितनी भी डायग्राम्स हैं वो सारी इसने ऐड कर दी हैं। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह, इसके बेनिफिट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें उसने इसमें बता दी हैं। तो ये कंप्लीट एक पैराग्राफ है जो आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने अपने वर्डिंग में से चेंज करना। लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए बता रही हूँ कि जैसे कि हम यहाँ पे से कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। इसको आपने ना कंट्रोल एंट्री करके नेक्स्ट पेज पे ले जाना, यानी कि जितने भी टॉपिक्स हैं, जितना भी यहाँ पे पॉइंट्स हैं, वो आपने अलग पेज पे ही स्टार्ट करने हैं। इसे आप बोल्ड कर लें तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं करना चाहते तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसे आपने यहाँ से रिमूव करके जो आपने कॉपी किया उसे आप पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद ही आपके पास कुछ इस तरह से शो होगा। तो यहाँ पे इसे पेस्ट करने के बाद आपने इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस कंप्लीट पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इसकी जो साइज़ है ना, इसका मतलब 14 कर लेना है, क्योंकि प्रोजेक्ट में इसका जो साइज़ होता है वो 14 होता है। 14 करने के बाद आपने इसे जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने के दो तरीके हैं, या तो आप कीबोर्ड से Ctrl+J प्रेस कर लें, या इसके अलावा आप यहाँ से भी इसे जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह जस्टिफाई हो जाएगा। और याद रखें कि जितने भी आपके पास ये पैराग्राफ होते हैं उन्हें जस्टिफाई ही करना है। इसकी जो लाइन स्पेसिंग है, अगर वो आप इस तरह डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं फिर भी ठीक है, बट अगर इसकी हम बात करते हैं, यानी कि इसके टेम्पलेट की बात करें, तो इसमें जो लाइन स्पेसिंग है वो ऑलमोस्ट 2.5 होती है, यानी कि इस तरह इसकी लाइन स्पेसिंग आपने फ़िक्स कर लेनी है, ठीक है। ये फिर आपके टेम्पलेट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, बट अगर आप 1 रखना चाहें फिर भी कोई इशू नहीं है, दोनों तरह से ही ठीक है, ठीक है। लेकिन ये आपके टेम्पलेट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन पार्ट को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ER डायग्राम किस तरह से बनानी है। अब ये हमारे पास प्रोजेक्ट फाइल से हमें पता चलेगा कि हमने ER डायग्राम किस तरह से बनानी है, टेबल्स कितने बनेंगे, यानी कि एंटिटीज़ कौन कौन सी बनेंगी, उसमें जो एट्रीब्यूट्स ऐड करने हैं वो कौन से करने हैं, रिलेशनशिप कैसे बनेगा, ये तमाम चीज़ें हमें फ़ाइल से ही मिलनी है। लेकिन स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो तमाम चीज़ों को आइडेंटिफाई करें, और बिगिनर जो होते हैं उन्हें बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं करना आता कि हम किस तरह से टेबल बनाएंगे, कौन सा डेटा उसमें इंसर्ट करेंगे, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, रिलेशनशिप किस तरह से बन रहा है। तो इसका तरीका ये होगा कि आपने अपने प्रोजेक्ट को यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करना है, और जिधर तक आपके टूल्स हैं ना वहाँ तक आपने, यानी कि टूल्स इसमें इंक्लूड नहीं करने, सिर्फ यहाँ तक आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोबारा फिर यहाँ पे आएंगे, दोबारा यहाँ पे आने के बाद आपने जो कॉपी किया है ना वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दें, ठीक है। पेस्ट करने के बाद अब नेक्स्ट आपने क्या करना है कि आपने सिंपली ये लिखना है, ठीक है, प्रोवाइड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ऑफ योर सिस्टम, ठीक है। इतना सा इसे प्रॉम्प्ट दें।
प्रॉम्प्ट देने के बाद अगर आप मज़ीद इसे रिफ़ाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक प्रॉम्प्ट बताती हूँ, आप वो प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स चैट जीपीटी को यूज़ करते हैं लेकिन उन्हें सही से प्रॉम्प्ट नहीं पता होता कि हमने बेसिकली क्या चीज़ उससे लेनी है, क्या चीज़ किस तरह से बनवानी है। तो जितने भी प्रॉम्प्ट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी मिल जाएंगे। इसके अलावा साथ साथ अगर आप देखना चाहें तो फिर भी आप इन चीज़ों को नोट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो आपने प्रॉम्प्ट लिखना है ना, वो आपने ये लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। आप चाहें तो आप इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ से लेके ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये सारा आपने इसे देना जब आपने ईआर डायग्राम बनवानी है, ठीक है। आप चाहें तो आप इसे कॉपी कर लें, अगर कॉपी नहीं करना, इसके अलावा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी तमाम डायग्राम्स के प्रॉम्प्ट मिल जाएंगे। अब इसमें आप देखें तो हर चीज़ इंक्लूड है, ठीक है। इसमें जितनी भी एंटिटीज़ वगैरह हैं, इसके अलावा इसके एट्रीब्यूट्स हैं, इसमें प्राइमरी कीज़ हैं, फॉरेन कीज़ हैं, इसमें जो रिलेशनशिप्स हैं, इसके अलावा इसमें यानी कि जितनी भी टाइप्स है रिलेशनशिप की, वो तमाम चीज़ें हमने इसे बोल दी हैं कि हमें चाहिए। अब हमें क्या देगा कि हमें ये एक कोड दे देगा, ठीक है, यानी कि प्लांट यूएमएल के लिए कोड दे सकता है। अगर नहीं देगा तो फिर आप बनवा भी सकते हैं, और ये चीज़ मैंने यहाँ पे ऐड भी की है कि ये हमें प्लांट यूएमएल कोड देगा, जो आप वहाँ पे डायग्राम को यानी कि कोड है जो उसे पेस्ट करके डायग्राम देख भी सकते हैं। हम जैसे ही यहाँ पे एंट्री के बटन पे क्लिक करेंगे हम देखेंगे कि हमें एक कोड प्रोवाइड कर देगा जो कि प्लांट यूएमएल का कोड है। और प्लांट यूएमएल जो है वो एक ऑनलाइन टूल है, यानी कि जब आप यहाँ पे कोड लिखते हैं तो ये आपको डायग्राम प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मैं आपको सजेस्ट यही करूँगी कि आप draw.io या फिर MS Visio का इस्तेमाल करें। ये तरीक़ाकार ठीक है लेकिन जो प्रोफेशनल तरीका है वो नहीं है, क्योंकि प्रोफेशनल तरीका वही होता है जो आप खुद ड्रा करते हैं डायग्राम्स को। लेकिन यहाँ पे आपको आइडिया मिल सकता है, क्योंकि इन्हें आप यूज़ करेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपने डायग्राम्स को बनाना किस तरह से, उसका फॉर्मेट क्या होगा। अब ये वाला जो कोड इसने दिया है ना आपको, इस कोड को आप यहाँ से कॉपी करें। कॉपी करने के बाद दोबारा यहाँ पे आएंगे तो इसे आपने यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। इस कोड को पेस्ट करेंगे, जैसे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की डायग्राम ये शो कर देगा, ठीक है। यानी कि अब आपको एक अंदाज़ा हो गया, अब आपको एक फॉर्मेट मिल गया है कि इसमें जो एंटिटीज़ हैं वो कितनी बन रही हैं, ठीक है। इसकी एंटिटीज़ मतलब कि यूज़र है, लोकेशन है, लॉस्ट आइटम, नोटिफिकेशन। अब ये जो चीज़ें आपको मिली हैं ना, ये एक मुकम्मल इसका फॉर्मेट इसने आपको बना के दे दिया। इसके अलावा इसने आपको रिलेशनशिप भी बता दी है कि 1 to many का रिलेशनशिप किसके साथ बन रहा है, कौन सी एंटिटी किस एंटिटी के साथ आपस में रिलेशन में है। ये सारी चीज़ें इसने आपको दे दी हैं। इसके अलावा इसने ये भी आपको बता दिया है कि इसमें कितने एट्रीब्यूट्स वगैरह होंगे, ठीक है। यानी कि ये आपके पास एक मुकम्मल उसने आपको डायग्राम बना के दी है। अब इसका जो सही स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपने किस तरह से बनाना है। वो आपने draw.io पे वही आपने नोटेशंस यूज़ करनी है जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताई थी, लेकिन मैं दोबारा से आपको रिपीट करके ये देती हूँ कि आपने किस तरह से ईआर डायग्राम बनानी है। यहाँ से सिर्फ आपने आइडिया लेना है ताकि इसका जो डेटा है डायग्राम का वो आपको मिल जाए, लेकिन आपने इसे ड्रॉ किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप यहाँ पे draw.io को ओपन करेंगे। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन सी नोटेशंस ईआर डायग्राम के लिए यूज़ करनी है। डेटा आपने वहाँ से ले लेना है, बाकी जो नोटेशंस हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। अब नोटेशंस के लिए आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले आपने रेक्टेंगल लेना है, क्योंकि इसमें जो एंटिटी होते हैं ना वो आप रेक्टेंगल में लिखते हैं, ठीक है। ये आपके पास एंटिटी के लिए होता है। अब एंटिटी हमारे पास जो है ना वो यहाँ पे यानी कि जो आपके पास सबसे ऊपर नेम लिखा होता है ना, ये एंटिटी होती है, यानी कि एक टेबल होता है जिसमें आपने डेटा को स्टोर करवाना होता है। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पे यूज़र है, तो यूज़र हमारे पास एक एंटिटी है, हम यहाँ पे यूज़र लिख लेंगे, ठीक है। यूज़र लिखेंगे, थोड़ा सा इसका साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। तो ये आपके पास एंटिटी है। एंटिटी लिखने के बाद अब जो आपने इसका डेटा लिखना है वो आप एट्रीब्यूट्स में लिखेंगे। अब एट्रीब्यूट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे एंटिटी रिलेशन के सेक्शन में। ये आपके पास जो है ना अंडरलाइन में ये होता है प्राइमरी की के लिए, यानी कि प्राइमरी की ऐसी की होती है जो सबकी यूनिक होती है। मतलब अगर एक यूज़र की आईडी है, लाइक अगर आपकी स्टूडेंट आईडी है वो किसी दूसरे स्टूडेंट की आईडी नहीं हो सकती, तो उसके लिए आप यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं जिसकी अंडरलाइन होती है, मतलब कि ये प्राइमरी है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है फॉरेन, ठीक है। ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएंगी, यानी कि जो डेटा आपने स्टोर करवाना है वो इस तरह आपने ओवल की फॉर्म में करवाना है। अब यहाँ पे जो डेटा हम लिखेंगे वो क्या होगा, सबसे पहले यूज़र आईडी जो है ये आपके सामने लिखा है PK, यानी कि प्राइमरी की है। तो यूज़र आईडी जो है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, जिस तरह की लाइक हम इसे लिखेंगे यूज़र आईडी।
इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है वो उसने सारा डेटा दिया है कि फुल नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, रोल आईडी है, इसके अलावा स्टेटस है, क्रिएटेड है। ये सारे जो हैं ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब एट्रीब्यूट्स आपने जो लिखने हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। लाइक यहाँ पे हम नेम लिख लें, इसके बाद यहाँ पे इसे कंट्रोल डी करके एक और बना लेते हैं, यहाँ पे ईमेल लिख लें। ठीक है, ये मतलब कि इस तरह से आपने इस डेटा को लिखना है कि आपके पास एंटिटी आ जाएगी, एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। इसके अलावा जो इसके रिलेशंस हैं वन टू मैनी, वो आपने रिलेशन के लिए डायमंड शेप यूज़ करनी है। ठीक है, इसके अंदर आप कोई भी लिख सकते हैं रिलेशन, लाइक हैज़ लिख लें, हैव लिख लें, जो भी आपका रिलेशन बनेगा। इसके अलावा ये है कि जो आपने कोऑर्डिनेलिटी यूज़ करनी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको नीचे शो भी हो रहा है कि कौन सी कोऑर्डिनेलिटी किस काम के लिए यूज़ हो रही है। ठीक है, इसके अलावा ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। जब आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा अगर और भी आसान तरीका चाहिए, मतलब यहाँ से आपको समझ नहीं आ रही कि क्या एंटिटीज़ हैं, क्या रिलेशन है, रिलेशन में नाम क्या लिखना है, तो इससे भी एक सिंपल तरीका और भी है। वो ये होगा कि आप दोबारा से यहाँ पे आएँ, और दोबारा से यहाँ पे आने के बाद या तो आप इसे दोबारा एडिट कर लें। अगर आपने दोबारा से इसे एडिट नहीं करना तो बेटर होगा कि आप इसे ही एडिट कर लें, क्योंकि डायग्राम तो आपके पास बन चुकी है ना, वो तो अब कहीं नहीं जाने वाली क्योंकि आपके पास कोड है इसमें। तो आप दोबारा से इसे ही एडिट कर लें। ठीक है, अब ये वाली जो प्रॉम्प्ट आपने पहले से दी है ना वो आप यहाँ से रिमूव कर लें और यहाँ पे लिख लें प्रोवाइड ऑल एंटिटीज़ देयर एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप टाइप्स एंड नेम इन वन समरी टेबल। ठीक है, इससे आप एक समरी टेबल बनवा लें। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, आप देखेंगे इसका मैजिक, कि आपके सिस्टम में जितने भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो सारी आपको एक टेबल की फॉर्म में दे देगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन जो है वो आपने इग्नोर कर देना। आपने सिर्फ यहाँ पे ये देखना है कि यूज़र है, एंटिटी है, इसके अलावा इसके एट्रीब्यूट्स हैं। यहाँ पे उसने पी के लिख दिया। ठीक है, पी के प्राइमरी की को करता है और एफ़ के जो है वो फॉरेन की को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारे उसने आपको एट्रीब्यूट्स दे दिए हैं। इसके अलावा उसने रिलेशन भी बता दिया है कि जो रिलेशन है वो किस तरह का बनेगा। ये सारी चीज़ें यानी कि वो आपको एक समरी टेबल में दे रहा है। अब यहाँ से आप इस टेबल को देखते हुए, यहाँ पे इनके रिलेशंस को देखते हुए आप अपने डायग्राम को ईजिली बना सकते हैं। आपको पता लग गया है कि आपके सिस्टम में कितनी एंटिटीज़ हैं, कितने एट्रीब्यूट्स हैं, क्या रिलेशन बन रहा है। अब उसके बाद अगला जो फेज़ है वो हमारे पास आ जाता है सीक्वेंस डायग्राम्स का, जो हमारा सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट फेज़ है। अब सीक्वेंस डायग्राम के लिए आपको यहाँ पे SRS की फ़ाइल चाहिए होगी, क्योंकि इसमें जो आपने यूज़ केस डायग्राम बनाई होती है उसी के अकॉर्डिंग आपने ये डायग्राम बनानी है। क्योंकि अगर आप देखें तो वो आपसे कह रहे हैं कि आपकी यूज़ केस डायग्राम में जितने भी यूज़ केसेस हैं, हर यूज़ केस के लिए आप एक डायग्राम बना दें। तो अगर आपको याद हो, हमने SRS की जब फ़ाइल बनाई थी तो मैंने आपसे कहा था कि जब आप इस डायग्राम को बनाते हैं तो इसके लिए एक समरी टेबल बनवा लिया करें। मतलब इसके लिए एक नंबरिंग टेबल होना चाहिए आपके पास, जिससे ये पता चल सके कि जो यूज़ केस हैं वो कितने हैं और क्या नंबर है, यानी किस यूज़ केस का क्या नंबर है। मैंने आपसे कहा था कि आप टेबल बना लें, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ये बाद में किस तरह आपके काम आएगा। तो वो टेबल अभी डिज़ाइन डॉक्यूमेंट में हमारे काम आना है, क्योंकि सीक्वेंस डायग्राम्स के लिए हम इमेज अपलोड नहीं करेंगे, क्योंकि ChatGPT की लिमिट थोड़ी होती है। अगर आप उसमें इमेज वगैरह अपलोड करेंगे तो लिमिट ख़त्म हो जाएगी, फिर आपको एक नई चैट ओपन करनी पड़ेगी। तो वो टेबल जो है ना वो हमारा डायग्राम की जगह काम करता है, कि हम डायग्राम नहीं अपलोड करते, हम सिर्फ वो टेबल ही कॉपी पेस्ट कर देते हैं और उसे पता लग जाता है कि हमारी कितने यूज़ केसेस हैं। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी या इस वीडियो में पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और उन्होंने टेबल नहीं बनाया, तो कोई बात नहीं, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। इसका भी सोल्यूशन है। वो ये है कि आपके पास ये वाली जो डायग्राम है ना, इसे आप राइट क्लिक करें और इस डायग्राम को कॉपी कर लें। ठीक है, इस डायग्राम को कॉपी करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे इसे अपलोड ना करें, क्योंकि ChatGPT की लिमिट थोड़ी होती है। जब भी आपने इमेजेस वगैरह अपलोड करनी है तो आप गूगल जेमिनी का यूज़ किया करें। यहाँ पे सिंपली आप अपनी इमेज को अपलोड कर दें, जो आपकी यूज़ केस डायग्राम है उसे आपने यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, तो जब यहाँ पे आप अपनी इमेज को अपलोड कर लेंगे तो आपने इसे बोलना है कि प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज यूज़ केसेस। ठीक है, यानी कि आपके डायग्राम में जितने भी यूज़ केसेस होंगे उसके लिए आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, यूज़ केसेस विद देयर नेम। तो जब यहाँ पे आप एंटर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक लिस्ट शो हो जाएगी, यानी कि आपके यूज़ केस डायग्राम में जितने भी यूज़ केसेस होंगे वो सारी आपको इस तरह लिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, अब सिंपली आपने क्या करना है कि आपने इसे यूज़ करना है, क्योंकि आपने ChatGPT पे अपनी यूज़ केस डायग्राम को अपलोड नहीं करना। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, अगर आप यहाँ पे अपनी इमेज को अपलोड करेंगे तो इसकी लिमिट ख़त्म हो जाएगी।
तो डायग्राम को अपलोड करने के बजाय सिर्फ आपने यहाँ पे इन यूज़ केसेस की लिस्ट प्रोवाइड कर देनी है, ताकि उसे पता चल जाए कि आपकी यूज़ केस डायग्राम में कितने यूज़ केसेस हैं और कितनी सीक्वेंस डायग्राम्स बनानी है। अब सिंपली आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आपके पास ये वाली जो है ना, इसे आप कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद दोबारा आप आएंगे चैट जीपीटी पे, यहाँ पे इसे पेस्ट करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि माई यूज़ केस डायग्राम, यहाँ पे आपने अब उस लिस्ट को पेस्ट कर देना जो आपको यहाँ से मिली है। ठीक है, ये सारी मतलब कि उसने यूज़र के साथ साथ आपको बता दिया कि किस यूज़र के कितने यूज़ केसेस हैं, मतलब कितने एक्टर के क्या यूज़ केस बन रहे हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे इसे पेस्ट करना। पेस्ट करने के बाद अब आपने जो इसे प्रॉम्प्ट देनी है ना, वो यहाँ पे काम स्टार्ट हो रहा है। आप चाहें तो इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे नोट कर लें। इसके अलावा मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी ये प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आके आपने इसे लिखना है। ठीक है, ये आपके पास एक मुकम्मल प्रॉम्प्ट है इसके लिए, जिसमें तमाम चीज़ें ऐड होंगी। यानी कि हमें यूएमएल की तरह एक सीक्वेंस डायग्राम चाहिए, यानी कि हमारे जितने भी यूज़ केसेस हैं हमें हर यूज़ केस के लिए अलग से डायग्राम चाहिए। इसके अलावा इसमें जो एक्टिवेट है, डीएक्टिवेट है, ऑब्जेक्ट का नेम है, वो इस फॉर्मेट में चाहिए, रेक्टेंगल फॉर्म में चाहिए। इसके अलावा मैसेज के लिए, यानी कि जब हमने सेंड करना है तो उसके लिए हमें सॉलिड एरो चाहिए, रिस्पॉन्स के लिए हमें डैश एरो चाहिए, मतलब डॉटेड एरो चाहिए। इसके अलावा ये तमाम चीज़ें, यानी कि जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी इस प्रॉम्प्ट में है। यहाँ पे आप चाहें तो अपने प्रोजेक्ट का नेम भी लिख सकते हैं, जिस तरह के हमारे प्रोजेक्ट का जो नाम है वो कैंपस ईज़ है, हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा आपके प्रोजेक्ट का जो भी नेम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे एंटर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको डिफरेंट जितनी भी सीक्वेंस डायग्राम्स हैं, यानी कि जितने यूज़ केस है उतनी ही डायग्राम्स आपको प्रोवाइड कर देगा। यहाँ पे नेट थोड़ा सा स्लो है इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन ये आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसे कंप्लीट होने देते हैं क्योंकि अभी ये सारी डायग्राम्स हमें प्रोवाइड करेगा। अभी फ़िलहाल के लिए उसने एक मुकम्मल डायग्राम हमें प्रोवाइड कर दिया है, यानी कि जितने भी यूज़ केसेस हैं वो सारे एक ही डायग्राम में उसने आई थिंक कंप्लीट कर दिए हैं। बट आपने ये वाला तरीका यूज़ नहीं करना, क्योंकि सिर्फ कुछ सुपरवाइज़र हैं जो इस तरीके को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन मोस्टली वो कहते हैं कि आप सेपरेट डायग्राम बनाएं। ठीक है, ये लेकिन आप यहाँ पर दोबारा से प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। यहाँ पे दोबारा आप लिख लें कि नीड सेपरेट सीक्वेंस डायग्राम फॉर ईच यूज़ केस। ठीक है, दोबारा से वो कोड बना देगा आपको, और जब तक वो आपको सेपरेट कोड नहीं देता आपने उसे ये प्रॉम्प्ट लाजमी देना। यहाँ पे उसने सेपरेट कर दिया है कोड को। सबसे पहले वो रजिस्टर अकाउंट का हमें दे रहा है, हम यहाँ पे कोड को कॉपी करेंगे। ठीक है, कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे दोबारा आएंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कोड के लिए स्पेस जो है वो बन जाएगी। हमने यहाँ पे अपने कोड को लिखना है। तो यहाँ पे जब आप कोड लेके सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा से नई डायग्राम बना देगा, जिसके लिए आपने यहाँ पे न्यू कोड लिखा होगा। तो ये आपके सामने शो हो रही है डायग्राम। ठीक है, इस तरह से, यानी कि जो एक्टिवेट है वहाँ पे एक्टिवेशन बार लगा देगा, जो डीएक्टिवेट है उन पे नहीं लगाएगा। तो ये इस तरह से आपको डायग्राम का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा। अब आपको ये तरीका मिल रहा है कि आपने डायग्राम बेसिकली बनानी किस तरह से है। अब ये वाला जो उसका फूटर शो हो रहा है ना, आप चाहें तो इसे रिमूव कर दें क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ऑप्शनल होता है। लेकिन बाकी इसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंप्लीट हो रही हैं। उसने एक्टिवेशन बार भी लगाया है। इसके अलावा मैसेज जो है वो सॉलिड एरो में है, रिस्पॉन्स जो है वो डैश्ड में है, यानी कि मुकम्मल सारा काम उसने आपको करके दिया है। अब यहाँ पे यूज़र डीबी जो है वो उसने थोड़ी डायग्राम के ज़रिए शो कर दिया है। अगर आप चाहें तो उसे भी आप रेक्टेंगल फॉर्म में ही लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने इसने पूरा एक स्ट्रक्चर बना दिया है कि आप किस तरह से इसे करेंगे। तो इस तरह बाकी आपकी जितनी भी डायग्राम्स हैं वो सारी आपने बना लेनी है। लाइक अगर हम ये वाली ट्राई कर लेते हैं, रीन्यू एक्सपायर्ड रिपोर्ट, तो इसे कॉपी करेंगे। इसका कोड कॉपी करने के बाद यहाँ पे दोबारा आके इस कोड को पेस्ट करेंगे। तो पेस्ट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे लिए एक और न्यू डायग्राम बना देगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास ये जितने भी कोड हैं वो सारे आपने इसी तरह कॉपी पेस्ट ही करने हैं, ताकि जितने भी डायग्राम्स हैं उनका आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाए, आपको आइडिया मिल जाए कि आपने बनानी किस तरह से है। मैं दोबारा से आपको सजेस्ट ये कर रही हूँ कि आपने ये ड्रा.io पे या फिर MS Visio पर ही बनानी है, क्योंकि प्रोफेशनल तरीका वही होता है जो आप खुद ड्रा करते हैं, ताकि अगर बाद में आपको चेंज वगैरह करना पड़े तो आप ईज़िली अपने एडिटेबल जो कोड होता है, अपनी जो पिक्चर होती है, आप उसमें चेंजिंग्स करके अपनी जो फाइल है अपने, यानी कि डायग्राम है, उसे आप अपडेट कर सकें। तो चेक करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे जो दूसरी डायग्राम है वो भी उसने शो कर दी। तो इस तरह आपको मुकम्मल डायग्राम्स, यानी कि जितनी भी डायग्राम्स होंगे वो सारे कोड वो आपको प्रोवाइड करेगा। आप देख सकते हैं कि हमारे यूज़ केस में जितने भी यूज़ केसेस है उसने तमाम यूज़ केसेस के लिए अलहदा से हमें एक कोड प्रोवाइड कर दिया। वन बाय वन आप तमाम कोड जो है वो कॉपी पेस्ट करके चेक करें, सबका स्ट्रक्चर देखें, आइडिया लें और अपने डायग्राम को आप
ड्रॉ कर लें draw.io पे या फिर MS Visio पे। अब उसके बाद अगला जो फेज़ है वो है आर्किटेक्चर डायग्राम का, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी सीक्वेंस डायग्राम्स को कंप्लीट कर लेना है। और इसके अलावा आपके पास अगर आपने यही डायग्राम्स एक्सपोर्ट करनी है, मतलब आप खुद से नहीं ड्रा करना चाहते, तो इसका मेथड मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे PNG के बटन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जब आप इस तरह आपके सामने इमेज शो होगी, आपने इस पर राइट क्लिक करना है। इसके अलावा यहाँ पे सेव इमेज एज का बटन आएगा, आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसे अपने लैपटॉप में या PC में कहीं भी एज अ PNG सेव कर सकते हैं, ठीक है। उसे आप फिर यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपनी फ़ाइल में। इसके बाद अगला जो हमारा फेज़ है वो आर्किटेक्चर डायग्राम का है। उसके लिए भी हमें एक प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। अगर आप प्रॉम्प्ट नहीं देना चाहते, इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, आप गूगल क्रोम पे काफ़ी आपको डायग्राम्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे आके सर्च करते हैं आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम, तो आपको काफ़ी डायग्राम्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि आपके प्रोजेक्ट से जो रेलिवेंट है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम थोड़ा ट्राई करें 3 tier आर्किटेक्चर डिज़ाइन डायग्राम, तो ये हमें कुछ इस तरह से मिलेगी, ठीक है। ये वाली भी बेस्ट है, आप चाहें तो ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। इसके अलावा आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी आपके सिस्टम से रेलिवेंट है वो आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसका सही फॉर्मेट देखा जाए तो इसका जो सही फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह का होता है। मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा देती हूँ ये वाली इमेज, ठीक है। ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसे आपने इस तरह बनाना होता है। अब जो प्रेजेंटेशन टियर है, इसमें आपने अपने फ्रंट एंड का जितना भी टूल है वो लिखना होता है कि इसमें HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, मतलब कि ये वाली जो चीज़ें हैं वो आपने प्रेजेंटेशन लेयर में लिखनी है। और ये वाली जो चीज़ें हैं यानी कि ये बैकएंड है, मतलब आप बैकएंड पे कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिखनी है बिजनेस में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डेटा टियर है, मतलब कि आपका डेटा जो है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक फॉर्मेट है, आप चाहें तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। आप चाहें तो आप इसे ही कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अपने टूल्स अपने चेंज कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो फेज़ है वो क्लास डायग्राम का है, ठीक है। क्लास डायग्राम के लिए भी सिंपल आपने कॉपी करना है, ChatGPT पे आएंगे और यहाँ पे इससे क्लास डायग्राम बनवाएंगे। क्लास डायग्राम बनवाने के लिए आपके पास प्रॉपर प्रॉम्प्ट का होना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल आपने सही से बनानी होती हैं। अब आपके पास जो डायग्राम बनेगी, आपने उसी के अकॉर्डिंग क्लास डायग्राम बनानी है, ठीक है। यानी कि जो आपने डायग्राम बना ली है सेम वही आपकी क्लास डायग्राम होगी और वही आपकी डेटाबेस डिज़ाइन होगा। आप यहाँ पे इसे नोट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नेम लिखना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज इसे याद है आपके प्रोजेक्ट का नेम, क्योंकि हमने इसे अपनी फ़ाइल जो है वो कॉपी पेस्ट करके दी थी, ठीक है। ये आपके पास यहाँ तक हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आप इसे ये भी बताएं कि सेम लाइक ERD, ठीक है। अब यहाँ पे इसे याद होगा कि इसने जो आपको ERD प्रोवाइड की थी सेम उसी के अकॉर्डिंग इसने आपको क्लास डायग्राम प्रोवाइड करनी है। लेकिन अगर आप चाहते हैं मतलब ज़्यादा एहतियात हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो डायग्राम थी, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम होगी, यानी कि जो डायग्राम का डेटा था हमारे पास, आप इस टेबल को कॉपी कर सकते हैं और ये इसे प्रोवाइड कर दें ताकि एग्जैक्टली सेम आपको दे सके। अब ये आपको एक कोड जनरेट कर देगा आपकी क्लास डायग्राम के लिए, उसे भी आपने यहीं पे टेस्ट कर लेना ताकि एक आपको स्ट्रक्चर मिल जाए कि आपने किस तरह से बनाना है। जैसे ही आप यहाँ पे कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करें तो आपको ये एक क्लास डायग्राम का स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देगा। ये बिल्कुल ठीक स्ट्रक्चर है, मतलब जो आपने डायग्राम बनाई थी उसी के अकॉर्डिंग इसने आपको प्रोवाइड किया है। यानी कि इसमें जितने भी प्राइवेट हैं मेथड हैं, इसके अलावा जो पब्लिक मेथड हैं वो सारे इसने आइडेंटिफाई कर दिए हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस तरह से आपने अपनी क्लास डायग्राम बनानी है। इसे देखते हुए आप draw.io पे या MS Visio पे या जो ईजी टू यूज़ है आप कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास डेटाबेस डिज़ाइन है। डेटाबेस डिज़ाइन के लिए भी सेम आपने ही यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं सेम फॉर डेटाबेस डिज़ाइन, ठीक है। अब डेटाबेस डिज़ाइन के लिए भी आपको एक कोड दे देगा जो कि आपकी डायग्राम और क्लास डायग्राम से बिल्कुल रेलिवेंट होगा, सेम होगा। इस कोड को भी आपने यहाँ पे कॉपी करना है तो आपके सामने एक डेटाबेस डायग्राम बन जाएगी। लेकिन डेटाबेस डायग्राम को बनाने से पहले आपने चेक कर लेना है कि आपको कौन सी डेटाबेस बोली गई है। जो डेटाबेस आपको बोली गई है आपने वही टूल यूज़ करते हुए अपने डेटाबेस को बनाना। यहाँ से सिर्फ आप आइडिया ले सकते हैं कि डेटाबेस में कितना डेटा होगा और कौन कौन सा होगा। बाकी जो टेबल्स वगैरह बनाने हैं वो आपने उसी डेटाबेस को यूज़ करते हुए बनाने हैं जो आपको
बोली गई है। तो ये इस तरह आपके पास डेटाबेस डिज़ाइन है, यानी कि उसमें जो टेबल्स हैं, उसमें जो डेटा है और उसकी जो टाइप होगी डेटा की, वो सारी इसने डिफ़ाइन कर दी है। इसको देखते हुए आप ईज़िली कहीं पर भी बना सकते हैं। ये आपके पास मुकम्मल सैंपल आपको दे रहा है। उसके बाद इंटरफेस डिज़ाइन के लिए आप चाहें तो आप ये चेक कर सकते हैं वेबसाइट कोई, अगर आपके प्रोजेक्ट से रेलिवेंट है तो आप वहाँ से स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसके फ्रंट एंड का कोड लिख सकते हैं, यानी कि अब अगर हम चाहें इसका फ्रंट एंड का कोड लिखना है तो वो हम किस तरह से लिखेंगे। सिंपली हम यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके लिखेंगे और ये इतना सा आपने इसे प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। अब आपको ये एक फ़ाइल बना के दे देगा, ठीक है। यानी कि आपके पास वो HTML की फ़ाइल होगी, उसे आप सिंपली अपने ब्राउज़र में रन करके वहाँ से स्क्रीनशॉट्स वगैरह बना सकते हैं। और यहाँ इसने और भी काम आसान कर दिया है कि वो आपको सेपरेटली प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि लॉगिन पेज के लिए अलग से प्रोवाइड कर रहा है, जिसे हम यहाँ पे अगर चाहें तो हम रन करके भी देख सकते हैं। इसके अलावा हमें जो कोड है वो यहाँ से मिल सकता है। हम इसे रन करके अगर यहीं पे देखें तो आप देखेंगे कि वो आपको कुछ इस तरह का प्रोवाइड कर रहा है, बिल्कुल प्रोफेशनल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप ईमेल लिखेंगे, यहाँ पे पासवर्ड लिखेंगे, लॉगिन का बटन है, अगर न्यू यूज़र हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये आपके पास इतना सा बन जाएगा और सिंपली आपने ये वो आपके पास जो है स्निपिंग टूल है उसे यूज़ करते हुए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। यानी कि एक आपके पास ये स्क्रीनशॉट बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पे यूज़र होम यानी कि जो डैशबोर्ड है वो उसका भी उसने बना दिया। तो ये उसके पास डैशबोर्ड का आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट डैशबोर्ड शो हो रहा है, कैंपसेस के मतलब कि उसका नाम भी शो हो रहा है प्रोजेक्ट का। तो ये बिल्कुल ये ठीक बना के दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे रिपोर्ट का अगर बनाना चाहें आप रन करके कोड को यहीं पर बना सकते हैं, ठीक है। आपके पास एक फॉर्म बन जाएगा और ये बिल्कुल आप जिस तरह चाहें इसका स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। उसके बाद एडमिन का डैशबोर्ड है, उसके लिए भी उसने आपको बना के दिया, यानी कि एडमिन के पास सारे सिस्टम का डेटा शो हो रहा है। उसके बाद ये आपके पास इंटरफेस डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट बना सकते हैं। बाकी आपके पास टेस्ट केसेस हैं, जिस तरह आपने यहाँ पे यूज़ केस के लिए यूज़र सिनेरियोज बनाए थे, इसी तरह यहाँ पे आपने टेस्ट केसेस बनाने। लेकिन टेस्ट केस का जो आपके पास फॉर्मेट है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने वही यूज़ करना है। उसके अलावा अगर आप करेंगे तो आपके मार्क्स कट होंगे। तो इसके लिए आपने यहाँ पे सर्च करना CS619 हेल्पिंग मटेरियल। यहाँ पे आपके पास हेल्पिंग मटेरियल का लिंक शो होता है और यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपने जो टेस्ट केसेस यूज़ करने हैं उसका टेम्पलेट क्या होगा। ये आपके पास यहाँ पे डाउनलोड होगा, ठीक है। इसको आपने ओपन कर लेना है, ये वर्ड फाइल में होता है। इसको आपने ओपन करना है तो आपके पास इसका टेम्पलेट शो हो जाएगा। ये आपके पास टेबल है, यानी कि ये टेम्पलेट है। तो इसमें जो प्री कंडीशंस हैं, एक्शंस हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं, यानी कि ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये आप वही यूज़ कर सकते हैं जो यहाँ पे आपने यूज़ की थी। प्री कंडीशंस में है आपके पास जो डेटा था, इसके अलावा जो एक्शंस हैं, ये यानी कि वही चीज़ें हैं जो आप वहाँ पे यूज़ करके आए हैं, वो आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें। इसके अलावा यहाँ पे रिजल्ट जो है वो पास या फेल ही रहेगा। बाकी जो टेस्टेड बाय है ना, यहाँ पे आपने अपनी आईडी लिख लेनी, मतलब कि सेम वही चीज़ें हैं जो आपके यूजर सिनेरियोज में हैं, लेकिन यहाँ पे डेटा ज़्यादा था बट वहाँ पे डेटा जो है वो कम है। सिर्फ जो आपको टेबल्स चाहिए वो यहाँ से आपने कॉपी पेस्ट कर लेने हैं, बाकी सारा काम वही है। तो यहाँ तक आपका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको सारे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट की समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह से बनाना है, क्या काम करना है, कैसे करना है, आइडिया कहाँ से लेंगे, बनाएंगे कहाँ पे। क्योंकि काफ़ी दिनों से आपके काफ़ी मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे हैं कि इसके बारे में वीडियो बना दें, हम कैसे बनाएं। लेकिन अब मुझे उम्मीद है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट को खुद बना सकें। एंड अगर आपको पेड पे डिज़ाइन डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं और लास्ट ईयर्स में इसके चार्जेस जो हैं वो डबल हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।